Hello everyone, welcome to Target for IQ. Guys, today we are going to cover chapter 9 of the Code of Criminal Procedure, that is maintenance of parents, wife and children. And the range of this chapter is section 125 to 129. Okay, so up till now we have covered 8 chapters. So let's first of all let's revise whatever we have covered and then चैप्टर 9 को पढ़ेंगे. तो अभी तक जैसे कि 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. जो हमारा चैप्टर 1 था, क्या था वो? प्रिलिमिनरी. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था? सेक्शन 1 to 5. उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स. ये कहाँ से कहाँ तक था? 6 से 25A. उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, और ये कहाँ से कहाँ तक था? 26 से लेके 35. ये हो गए हमारे 3 चैप्टर्स. और जिसमें पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस इन सब की बात की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मजिस्ट्रेट को पब्लिक एड करेगी और पुलिस वाले को पब्लिक कब एड करेगी, उनकी हेल्प करेगी. ठीक है, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक था? 36 से लेके 40. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको चैप्टर नंबर भी याद रखना है, चैप्टर का नेम भी याद रखना है और इसकी रेंज भी याद रखनी है. सो चैप्टर 5 वाज अरेस्ट. इसकी रेंज जो थी 41 से लेके 60A. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद देखो चैप्टर 6 हम शुरू करते हैं. चैप्टर 6 से प्रोक्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है ना. सॉरी, प्रोसेस इश्यू होता है, नॉट प्रोक्लेमेशन. तो पहला प्रोसेस जो इशू हो रहा है चैप्टर नंबर 6 में, ये अपीयरेंस के लिए है, ऐसे याद रखना. और चैप्टर 7 को इसके साथ ही याद करते हैं. जो दूसरा प्रोसेस है वो इशू होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. ठीक है, चैप्टर 6 की जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है? 61 से लेके 90. और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 की रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 91 से लेके 105. हो गया. उसके बाद देखो 105 ए से लेके 105 L तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे नहीं हैं. हमें क्या याद रखना है? एक तो इसकी रेंज, दूसरा चैप्टर नंबर. तो इट वाज 7A. ये हो गया ना, 7A. इसको कैसे याद रखोगे? इसमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात की गई थी. बहुत लंबा नाम है चैप्टर का, पूरे नाम से में क्या मतलब है याद रखना है. 7A रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से रिलेटेड था. 105A से लेके 105L. यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 7. उसके बाद चैप्टर नंबर 8, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सिक्योरिटी की बात करते हैं फॉर कीपिंग पीस एंड अदर थिंग्स. ये कहाँ से कहाँ तक था? 106 से लेके 124. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है चैप्टर 9 जिसको हम आज पढ़ेंगे. ये 125 से लेके 128 तक है. दैट्स इट. तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा रिवीजन. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 125 ऑफ द CRPC. देखो, पहली चीज़ तो याद रखनी है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि मेंटेनेंस किसको किसको दिया जाना चाहिए, तो हमें ये याद रखना है मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ को ही नहीं मिलता. यहाँ पे वाइफ बनी ज़रूर है, वो इसलिए ताकि आपको याद रहे. बट येस, मेंटेनेंस वाइफ्स को भी मिलता है, चिल्ड्रन को भी मिलता है और पेरेंट्स को भी मिलता है. बीवी को, बच्चों को और माँ बाप को, उनको भी हमें मेंटेनेंस देना है. तो 125(1) जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. चलो देखते हैं कौन कौन मेंटेनेंस के लिए लाइबल है. सो फर्स्ट वन इज़ वाइफ. सेकंड बी क्या बोल रहा है? लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, मैरिड और नॉट. देखो इसे ऐसे याद रखना, अगर माइनर बच्चा है तो उसको मेंटेनेंस आपको देना ही देना है. उसकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर वो माइनर है तो मेंटेनेंस उसे मिलेगा. वो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. थर्ड पार्ट क्या है? लीगल चाइल्ड हो या फिर इलीगल चाइल्ड हो. ठीक है, और ये लीगल और इलीगल चाइल्ड मेजर हैं. ठीक है, फिर भी इन्हें मेंटेनेंस दिया जा रहा है. तो मेजॉरिटी होने के बाद 18 या 18 साल के ऊपर होने के बाद भी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि इनको फिर भी मेंटेनेंस मिल रहा है? तो वो ये है कि अगर वो फिज़िकली या मेंटली एब नॉर्मल है या किसी इंजरी की वजह से दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, वो अपने खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको भी मेंटेनेंस मिलेगा. ठीक है, याद क्या रखना है? यहाँ पे माइनर था, जो माइनर है उसको तो समझ लो मेंटेनेंस मिलना ही मिलना है. मेजर है तो नहीं मिलेगा. बट सी में इन्होंने बोल दिया कि मेजर बच्चा है बट वो फिजिकली और मेंटली एब नॉर्मल है या किसी इंजरी की वजह से अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए, फिर भी उसको मेंटेनेंस, इस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस मिलेगा. इसमें कौन कवर नहीं होता? तो मैरिड डॉटर इसमें कवर नहीं होती. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा. मैरिड डॉटर अगर मेजर है, ठीक, मैरिड डॉटर अगर मेजर है तो वो कवर नहीं होगी, है ना. और लास्ट पार्ट है फादर एंड मदर. फादर मदर को तो मेंटेनेंस देना ही देना है.
मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इसमें ऑर्डर पास करने के लिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसे केसेस में 125 के केसेस में ऑर्डर पास करेंगे। और कितना मंथली अलाउंस देंगे, एज ए थिंग्स फिट, जैसा उन्हें सही लगता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 1,000 देना है कि 2,000 कि 5 लाख कि 10 लाख, कोई लिमिट नहीं है, जितना मजिस्ट्रेट को सही लगता है। चलो अब प्रोवाइज़ो देखते हैं। इसमें कई सारे प्रोवाइज़ोज हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखो, एक कंडीशन याद दी गई है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है मंथली अलाउंस के लिए। ठीक है, किसको ऑर्डर कर रहा है? अगर कोई माइनर फीमेल है, फीमेल माइनर है जिसकी शादी हो गई है। ठीक है, तो अब देखो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो फादर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अगर कंडीशन ऐसी है, मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फैक्शन होता है कि जो उसका हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफ फीमेल माइनर चाइल्ड, ही डज़ नॉट पजेस सफिशिएंट मीन्स, उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो उस लड़की को जो कि माइनर है उसको उसकी देखभाल कर सके, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट फादर को बोल सकता है कि भाई आप उसको जब तक लड़की मेजर नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक आप उसको मेंटेन करो। ये चीज़ कही है। सेकंड प्रोवाइज़ो देखो इसमें क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग पेंडेंसी क्या ऑर्डर करेगा? मंथली अलाउंस फॉर इंटरिम मेंटेनेंस। तो सेकंड प्रोवाइज़ो इंटरिम मेंटेनेंस की बात करती है, यानी जो प्रोसीडिंग्स जब चलती रहती है तो उसके दौरान जो मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है तो उसको इंटरिम बोलते हैं। तो उसका प्रोविज़न दिया गया है यहाँ पे सेकंड प्रोवाइज़ो में। इसके लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगी जब केस पेंडिंग है उस दौरान कि आप इस बीच में अलाउंस दो। किसको किसको? अगेन वाइफ को, चाइल्ड को, फादर मदर, और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स में जो खर्चे आ रहे हैं उनके आने जाने का और बाकी चीज़ों का खर्चा वो भी आपने देना है। चलो अब ये थर्ड प्रोवाइज़ो देखते हैं। ये बोलता है कि जो डिस्पोजल है एप्लीकेशन का वो 60 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? एप्लीकेशन डिस्पोजल होने का जो ये पीरियड है दैट इज़ 60 डेज़, ये ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि माइनर जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जैसे बोला गया है, यानी 18 साल और उससे ऊपर के लोग वो मेजर होते हैं और इससे नीचे के लोग माइनर है, वही चीज़। और वाइफ क्या क्या इंक्लूड करेगी? कोई डिवोर्स्ड वुमेन है जिसने डिवोर्स ले लिया है, या और नॉट रीमैरिड जिसने दोबारा शादी नहीं की है, वो उसका मतलब होगा वाइफ। ठीक है। 125(2) क्या बोलता है कि ये जो अलाउंस है, इंटरिम मेंटेनेंस है और अलाउंस है और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स है, ये कब से पेएबल होंगे, यानी कब से इन्हें जोड़ा जाएगा, कब से इन्हें देना है? पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। जिस दिन एप्लीकेशन दी जाती है ना कि आप हमको इंटरिम मेंटेनेंस दीजिए, केस तो अभी चल ही रहा है, तो जब ये डेट जब ये एप्लीकेशन दी जाएगी तो तब से इट वुड बी पेएबल। ठीक है। पर्सनस ऑर्डर टू पे अलाउंस फेल्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज। इसमें देखो, इसको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 125 में डिस्ट्रेस वारंट कहाँ पे दिया गया है, तो ये 125(3) में डिस्ट्रेस वारंट की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को बोला गया कि आपको पैसे देने हैं मेंटेनेंस के लिए और वो नहीं दे पाता है, वो फेल कर जाता है, बट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के अगर वो फेल कर जाता है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी केस में वारंट इशू कर सकता है। कितने महीने का? 1 महीने के लिए उसको जेल भी भेज सकता है, और उसके ऊपर चाहे तो उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप जो फ़ाइन है, जो अलाउंस है, मान लो 10,000 रुपये देना है उसको हर महीने, तो वो ये बोलेगा या तो 10,000 रुपये पूरा दे दो एक बार में ही, या फिर हाफ हाफ करके दे दो, जैसे भी मतलब आपके लिए सुटेबल हो। बट अगर आप नहीं देते हो तो आपको 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें टाइम पीरियड याद रखना है दैट इज़ 1 मंथ। ठीक। इसका जो प्रोवाइज़ो है देखो, वो ये कहता है कि नो वारंट इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू। जो अमाउंट ड्यू था उसके लिए कोई वारंट नहीं इशू हो रहा है, अनलेस एप्लीकेशन मेड टू द कोर्ट टू लिवे सच अमाउंट पीरियड 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट बिकम्स ड्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई वारंट इशू नहीं हो रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू, जब तक कि एप्लीकेशन नहीं बनाया जाता है, नहीं डाला जाता है कोर्ट के पास कि जो अमाउंट बचा हुआ था उसको आप लिवे कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है इसमें। इसमें देखो सेकंड प्रोवाइज़ो क्या बोलता है? पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ। मान लो ए हस्बैंड है और बी जो है वाइफ है। ए अपनी वाइफ बी को बोलता है कि मैं आपको मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन एक है कि आप मेरे साथ रहिए। लेकिन बी रिफ्यूज़ कर देती है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मजिस्ट्रेट ऐसी किसी रिफ्यूज़ल को, उसके जो ग्राउंड्स हैं कि क्यों इसने रिफ्यूज़ किया, उसको बहुत ही सीरियसली कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वो ये जानने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ जस्ट ग्राउंड फॉर डूइंग सो, यानी कि कोई वाजिब वजह थी ऐसा मना करने की या नहीं। ठीक है ना।
इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज, अगर मान लो हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत से मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए वादा कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, या वो कोई मिस्ट्रेस रखता है, ठीक है, तो ये दोनों ग्राउंड्स जो हैं, अगर ये मैजिस्ट्रेट को पता चल जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हस्बैंड ऐसा कर रहा है, तो ये जस्ट ग्राउंड्स हैं फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूज़ल टू लिव विद हिम, ठीक है ना, ये वाजिब वजह होंगी। अब ऐसी कुछ कंडीशन से याद रखना किस कंडीशन, किस सेक्शन सब सेक्शन में बताया गया है कि मेंटेनेंस अलाउड नहीं होगी 125(4) में, और मेंटेनेंस का जो ऑर्डर था वो कैंसिल कहाँ हो सकता है, 125(5) में, ठीक है ना। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें कोई भी मेंटेनेंस वाइफ को नहीं दिया जाएगा? अगर वो अडल्ट्री में रहती है, अगर शी रिफ्यूज़ेस टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजंस, बिना किसी वाजिब वजह के अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए मना कर देती है तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और अगर हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रहते हैं तो भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। ये जो ऊपर की सारी कंडीशंस है, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है, उसको इस बात का प्रूफ मिलता है कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वाइफ को, अगर वो ऑर्डर कर चुका है मेंटेनेंस के लिए, तो उससे कैंसिल भी कर सकता है, ये पावर उसके पास रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 125। अब देखो सेक्शन 126। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगा रखी है, बस एक ही स्वार्थ है मेरा कि आपको सेक्शन याद रहे, ठीक है। तो 126 प्रोसीजर की बात करता है। 125 में क्या था, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, कैसे ऑर्डर होगा 125 बताता है, 126 प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस। चलो, तो 126(1) ये बोलता है कि जो भी 125 की प्रोसीडिंग्स हैं, अब क्योंकि ये प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है तो पहले ये बताएगा कि केस कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो केस का जो इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है वो वहाँ पे, जहाँ पे उसकी वाइफ रहती है वहाँ पे, वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ या विद द मदर ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ पे वो लास्ट टाइम रहा अपनी वाइफ के साथ, या फिर जो मदर है इलिजिटिमेट चाइल्ड की उसके साथ, वहाँ इन दोनों जगह पर भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। 126(2) क्या बोलता है, एविडेंसेस हमको लेने हैं, तो एविडेंस जब भी कोर्ट लेगी उस कंडीशन में जो पर्सन है, चलो हस्बैंड को ही मानते हैं अभी, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, तो उस हस्बैंड का प्रेजेंट रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मान लो ऐसी कुछ कंडीशंस है कि उसका जो पर्सनल अटेंडेंस है उससे उसको छूट दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका लॉयर है उसका वहाँ प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो होगी 125 126 की जो रिकॉर्डिंग होगी, उसका जो मैनर होगा, जिस तरह से समन्स केस में रिकॉर्डिंग होती है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। देखो इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि मान लो ये हस्बैंड है और इसको ऑर्डर किया गया कि आप भाई पेमेंट करिए अपनी वाइफ को, तो वो ये क्या करता है, विलफुली अवॉइड सर्विस, पैसे वैसे देने से इनकार कर रहा है और नेगलेक्ट करता है कोर्ट आने के लिए, कुछ भी बहाना मारता है कि उसे कोर्ट में जाना पड़े, ठीक है। और मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हस्बैंड ऐसी कुछ चीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं कोर्ट को, वो ये है कि एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकता है मजिस्ट्रेट, और उसने पहले अगर कोई ऑर्डर पास किया था जिसके लिए वाइफ या उसके रिलेटिव्स ने एप्लीकेशन में ये मांग की है कि ऐसे किसी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, तो वो अगर चाहे तो वैसे किसी ऑर्डर को, जो भी उनका रिक्वायरमेंट रही हो, उसको सेट असाइड भी कर सकता है, ठीक है। इसमें जो टाइम पीरियड है वो हमें याद रखना है, 3 महीने का टाइम पीरियड है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और वो कॉस्ट भी लगा सकता है, ठीक। तो ये टाइम पीरियड याद रखना, सेट असाइड करने और एक्स पार्टी में जो टाइम पीरियड है दैट इज़ ऑफ 3 months। ओके, नाउ हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ 127। तो 127 में ऑल्टरेशन की बात होती है इन अलाउंस, जो भी अलाउंस कोर्ट ने ऑर्डर की है टू वाइफ को मिलने के लिए, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करने की परमिशन क्या कोर्ट के पास, कोर्ट को है, यस। वो किस किस कंडीशंस में कर सकता है, अगर मान लो हस्बैंड है और वाइफ में इन दोनों की सर्कमस्टांसिस में कोई मेजर चेंज हो जाता है, मान लो वाइफ दूसरी शादी कर लेती है, या हस्बैंड है वो मान लो बहुत पैसे वाला था फिर दिवालिया हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो अगर कोर्ट को ये इत्तला की जाती है, उन्हें बताया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो अलाउंस का अमाउंट है उसको ऑल्टर कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है, जैसे भी उसे ठीक लगे, है ना। 127(2) क्या बोलता है कि ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 वही चीज़ है, कैंसिल कर सकता है, वेरी कर सकता है, बस उसको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ। और 125 में ये एक और ग्राउंड दिया गया है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, अगर सिविल कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था और उसमें हस्बैंड और वाइफ मतलब पार्टी थे, या सेम डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर था, उसमें कोई डिसीज़न आ जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए
ऑर्डर को, अलाउंस को कैंसिल या मेंटेन वैरी करने का जो पावर है वो 127(2) में दिया है। 3 क्या बोलता है, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगेन कुछ सर्कमस्टांसेस दिए जिसमें कैंसिल ही होना है ऑर्डर को। अगर वुमेन ने शादी कर ली दोबारा तो आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स, मतलब जो डिवोर्स की डेट थी, मान लो इस दिन डिवोर्स हुआ और उसके बाद यहाँ पे उसने दोबारा शादी कर ली, तो ऐसी कंडीशन में कैंसिल हो जाएगा जो उसको पैसे मिलने का ऑर्डर किया गया होगा या एनीथिंग। और ये कब से इफ़ेक्ट में आएगा, जिस दिन उसको डिवोर्स मिला उस दिन से इसको देखा जाएगा। नो, जो ये कब से इफ़ेक्ट में आएगा, जिस दिन उसने दोबारा शादी की। मान लो डिवोर्स उसको मिला 5/2/21, ठीक है, 2020 मान लेते हैं, और उसने शादी कर ली मान लो 15 फरवरी को, है ना। तो इसको जो भी मेंटेनेंस का अलाउंस मिलना था वो इस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा कि भाई इस दिन से इफेक्टिव है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपने दोबारा शादी कर ली। ठीक है, तो ये याद रखना, कैंसिलेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ हर री मैरिज। उसके बाद जैसे कुछ कस्टमरी या पर्सनल लॉज में, या जैसे मान लो मुस्लिम लॉ में होता है कि जो औरत होती है उसको डावर मिलता है, तो मान लो सारे उसको जो भी डावर की अमाउंट थी मान लो 50,000 थी, है ना, और वो अमाउंट उसको मिल चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर कैंसिल हो जाएगा। और नहीं मिली है तो जब मिल जाएगी तो अब कैंसिल हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी है। पहला केस ये है कि सच सम वॉज पेड बिफोर सच ऑर्डर। मान लो ऐसा किसी को कोई ऑर्डर पास करने से पहले ही उसको वो सम पे किया जा चुका है, तो कब से कैंसिलेशन माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड। इस डेट से माना जाएगा कि हाँ कैंसिलेशन ऑर्डर इफेक्टिव है। और मान लो इसके अलावा कोई दूसरा केस होता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड। अब देखो सी जो है वो हमें ये बता रहा है कि विमेन शी ऑब्टेन डिवोर्स वॉलंटरली सरेंडर्ड हर राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर हर डिवोर्स। भाई उसने डिवोर्स ले लिया लेकिन उसने साथ साथ ये बोल दिया कि मेंटेनेंस का जो मेरा राइट है मैं उससे सरेंडर कर रही हूँ, यानी मुझे मेंटेनेंस चाहिए ही नहीं, तो भी मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ सच सरेंडर। जिस दिन उसे पता चलेगा उसने सरेंडर किया है भाई उस डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा। कोर्ट शैल टेक अकाउंट ऑफ द सम विच हैज़ ऑलरेडी बीन पेड और रिकवर टू सच पर्सन। उसको अगर कुछ पैसे दिए गए हैं या उससे रिकवर किए गए हैं तो कोर्ट उसको भी ध्यान में रखेगा। नाउ लास्ट सेक्शन ये है 128 इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। इन्फोर्स कैसे कराया जाएगा। 125 में क्या था, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। 126 में प्रोसीजर था। 127 में ऑल्टरेशन था, है ना। और 128 इन्फोर्समेंट की बात करता है। इसमें ये है कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज़ मेड। चलो वाइफ को ही मान लेते हैं फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जो वाइफ है उसको कॉपी ऑफ द ऑर्डर वो दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स भी दी जाएंगी। वाइफ हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, या चाइल्ड हो गया, माइनर, है ना, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, लीगल इलीगल, डजेंट मैटर, जो भी कंडीशंस थी। और जो इन्फोर्समेंट ऑफ सच ऑर्डर है वो कौन मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कराने के लिए, तो एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी प्लेस में करा सकता है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 125 to 128। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। Only one statement is true amongst the following. If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his mother, she can apply under section 125। सही बात है, मदर तो अप्लाई कर सकती है। ओनली वाइफ, देखो ओनली टर्म आते ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ओनली जैसी चीज़ तो है ही नहीं। ओनली वाइफ, ओनली द चिल्ड्रन, ये तो ऐसे ही गलत। नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन बी पास्ड अंडर सेक्शन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, है ना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस रिजेक्टिंग टू मेंटेन हिज पेरेंट्स इज लाइबल टू मेंटेन द पेरेंट्स। ये देखो 125 से ही डायरेक्ट लिया गया है। थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, बस ये आपको बैराग जितने अच्छे से याद रहेगा, सेक्शन जितने अच्छे से याद रहेगा उतनी ईजिली आप कर पाओगे। देखो अरेस्ट की कोई बात नहीं, अरेस्ट की जो बात है उसके दूसरे ग्राउंड्स हैं। उसको ऑलरेडी ऑर्डर किया जा चुका है कि आपको पैसे देने हैं और वो पैसे नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, फोर फीचर ऑफ इस प्रॉपर्टी का तो कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, तो इस वजह से ये डी ग्राउंड ग्राउंड तो होगा नहीं, और सी भी नहीं है। और ए जो ये अरेस्ट जो है उसके लिए अदर ग्राउंड्स है। इट्स नॉट कि अगर सफिशिएंट मीन्स होने के बाद भी रिजेक्ट कर रहा है पेरेंट्स, तो उसका जो लाइबिलिटी है वो मेंटेन करने की है पेरेंट्स के टुवर्ड्स, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम, देखो जो जो कैन नॉट वाले क्वेश्चन है ना उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए। वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है, ये तो कर ही सकती है, ये एकदम साफ साफ 125 के वर्डिंग्स ही हैं। मदर और फादर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ,
मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है ना, ये 125 में बोला गया है कि जो मेजर मैरिड डॉटर है शी इज़ नॉट लाइबल फॉर मेंटेनेंस, वही चीज़ यहाँ पे दी है। माइनर इलिजिटिमेट माइनर है तो ये तो लाइबल है ही मेंटेनेंस के लिए। अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC अ डॉटर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हर फादर, डॉटर भी मेंटेन कर सकती है, अ फादर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज माइनर चाइल्ड, अ सन कैन बी, तो ये सारे सही हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है इसमें। हु मे क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस? वाइफ हु हैज़ हर ओन सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल नहीं। इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ये तो कर सकता है। स्टेपसन डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, इनका कोई मेंशन नहीं है, तो बी आंसर हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबल अंडर सेक्शन 125 1D फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ? कौन लाइबल है? सन्स डॉटर्स, सन्स एंड डॉटर्स बोथ, तो दोनों ही लाइबल हैं। अब ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ बेटे मेंटेन करेंगे या सिर्फ बेटियां मेंटेन करेंगी, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है मेंटेन करना। ओके, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल फॉर, अगेन नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस? इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, डिवोर्स्ड वाइफ, फादर, यूट्रिन ब्रदर, तो यूट्रिन ब्रदर का कोई भी मेंशन नहीं है, तो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर मेंटेनेंस, आई मीन ही इज़ नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। ओके, 9 देखते हैं। हु एक्चुअली कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? किसको, देखो यही ज़्यादातर क्वेश्चन है, किसको नहीं मिल सकता और किसको मिल सकता है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें किसको मिल सकता है ना। तो यहाँ पे डिवोर्स्ड वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ओके, अ डिवोर्स्ड वाइफ इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड टिल शी रीमैरीज, जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है तब तक शी इज़ लाइबल टू गेट द मेंटेनेंस। वंस शी इज़ मैरिड फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन, कौन है जो नहीं क्लेम कर सकते? देख रहे हो ना, अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन से घुमा घुमा के, और हर स्टेट में, DGS में, MP में, सब जगह पूछ रहा है। इलेजिटिमेट माइनर डॉटर फ्रॉम हर फादर, डेस्टिट्यूट वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, मेजर सन फ्रॉम हिज, जो मेजर सन है वो पैसे, वो मेंटेनेंस आई मीन नहीं मांग सकता। मेजरली लोग पैसे वैसे ही मांगते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहे पैसे, तो जो मेजर सन है वो नहीं डिमांड कर सकता है। अमंग्स द फॉलोइंग unable to maintain, who amongst the following unable to maintain herself due to physical abnormality cannot claim maintenance under section 125? ये भी 125 में डायरेक्ट दिया हुआ है। illegitimate major married daughter, once she is major and married तो she cannot claim for maintenance। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंडर सेक्शन 125 CRPC a magistrate of the first class can order a person to make a monthly allowance for the maintenance of his married daughter who has attained majority, brother, sister, father। मैरिड डॉटर को तो मिलेगा नहीं और ब्रदर सिस्टर का भी कोई मेंशन नहीं है, बट फादर को येस। अंडर सेक्शन 125 CRPC a magistrate has the power to grant interim maintenance and expenses of the proceedings। ठीक है, उसको बिल्कुल ये चीज़ का पावर है। नो पावर, इसकी कोई बात नहीं है। टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट नो पावर टू ग्रांट एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस का भी और जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं दोनों ग्रांट करने का पावर है। मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ईजी है, इसका कोई लिमिट नहीं है, पहले था बट अब हटा दिया गया है। जैसा भी जज साहब को ठीक लगे वो वैसा उतना अमाउंट वो ग्रांट कर सकते हैं। The maximum limit of ₹500 that could be paid to the wife as maintenance was removed in, ये कब रिमूव किया गया था? 2001, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। No wife shall be entitled to receive maintenance from her husband under section 125 CRPC if she is living in adultery। अगर वो adultery में रह रही है तो उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। देखिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट इज़ देयर, लेकिन आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप सारे ऑप्शन पढ़ के ही देखना कि राइट आंसर ये है और ये क्यों है। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं क्लियर कर दूँगी। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन, कौन मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकता है? ठीक है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है, देखते हैं। जो वाइफ अडल्ट्री में रह रही हो या फिर जो सेपरेटली रह रही हो बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो ये दोनों ही मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम अलाउंस कैन बी कैंसिल, अगर कैंसिलेशन की बात करते हैं तो इट्स 125 का 5 है ना, मैंने बोला था ना, याद रखना एकदम ध्यान से, ये आता ही आता है क्वेश्चन। इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन और कीप्स अ मिस्ट्रेस सो इट इज़ अ जस्ट ग्राउंड है ना फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूज टू लिव विद हिम। आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन
1986 का, द जुरिस्डिक्शन अंडर 125 ऑफ CRPC टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वाइफ्स, ये रिटेन कर लिया गया। 125 में ये आपको पता है ये सेकुलर क्लॉज है, सेकुलर सेक्शन है 125 CRPC। इसमें कोई भी धर्म को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी जा सकता है फॉर मेंटेनेंस। फिर अगेन क्वेश्चन देखो 22, अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स द ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ 125 मे बी गिवन बाय द पार्टीज, या तो जॉइंटली भी दे सकते हो, सेपरेटली भी दे सकते हैं, जैसा उनकी मर्जी हो, इसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं रेमेडीज़ अंडर सेक्शन 24। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में 24 के तहत रेमेडी के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं और 125 CRPC में जा रहे हैं, तो इससे कोई एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस, फिर वही चीज़ आ गई। वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, मेजर मैरिड डॉटर है हु कैन मेंटेन हर सेल्फ, और बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली, तो ये सब लोग कोई भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। इसमें से इनकरेक्ट आंसर हमको बताना है, शी एम्ब्रेसेस द अनदर रिलीजन। मतलब इनकरेक्ट आंसर इस सेंस में बताना था कि इसमें से ऐसे कौन से लोग हैं, वाइफ के बारे में बात की गई, जो इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। तो अगर अडल्ट्री में रह रहे हैं बिल्कुल इंटाइटल नहीं है, रिफ्यूज़ कर देते हैं हस्बैंड के साथ रहने के लिए विदाउट सफिशिएंट रीजंस, तो भी इंटाइटल नहीं है। सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट से रह रही है तो भी इंटाइटल नहीं है। लेकिन अगर एम्ब्रेस अदर रिलीजन किसी दूसरे धर्म को फॉलो करती है तो इंटाइटल है कि नहीं है, ऐसा बैराक में कुछ भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर बताना है, यानी शी इज़ एंटाइटल, है ना, क्योंकि ऐसा कोई ग्राउंड वैसे नहीं दिया है कि दूसरा धर्म फॉलो करती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, नथिंग लाइक दैट। और वैसे भी 125 सेकुलर है। ओके, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC मंथली अलाउंस और द इंटरिम कैन बी ऑल्टर, ऑल्टरेशन की बात आ गई तो बिल्कुल सोचना नहीं है, 127, ठीक है ना। सेक्शन 127 CRPC ऑल्टरेशन। इन्फोर्समेंट की बात आ गई, बस वर्ड पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा 128, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको सेक्शन और उसके की वर्ड्स कुछ कुछ याद रहें, जो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 अ माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम के लोग। An order passed under Section 125 CRPC can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision. रिविजन कहाँ पे फाइल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकता है या फिर हाई कोर्ट, दोनों जगह पे भी, दोनों जगहों पे रिवीजन के लिए जो अनसक्सेसफुल पार्टी है वो जा सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट दोनों इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे या वहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। और देखिए कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से वी वर रियली नॉट एबल टू अपलोड द लेक्चर्स रेगुलरली, उसके लिए गाइज सॉरी, बट डोंट वरी, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप टच में बने रहिए। और अब बहुत स्पीड में हमारे लेक्चर्स चलने वाले हैं, सो आप रेगुलर देखिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे उनको देखते चलेंगे और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं वो करते चलेंगे, ठीक है ना। तो APO के एग्ज़ाम से बहुत पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much for watching today's lecture.